एक चाहत बयां कर चुके हैं कि आप खुद को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, तो क्या ये तीसरा फ्रंट जो है, आपको लग रहा है कि इससे आपको चांस मिलेगा? राहुल गांधी के अलावा जो कांग्रेस में लोग काम कर रहे हैं वो खुद के हितों के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के हितों के लिए काम नहीं करते। पायलट साहब को भी ये लोग दरकिनार कर दे, और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि इस बार मुझे लगता है कि पायलट साहब भी अब ज्यादा सब्र नहीं कर पाएंगे, धैर्य उनका भी टूट जाएगा। और सावित्रीबाई फुले से लेके अब तक हम जो जातिगत भेदभाव है ना, जो अनटचेबिलिटी है, इसके खिलाफ इतने सालों से जंग जारी है। और जब हम ग्रामीण परिवेश में आते हैं तो हम देखते हैं कि इतना सब कुछ, इतनी सारी डिस्कशंस, आरक्षण और सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसके ऊपर अपने बड़े बड़े मंचों से बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वो बदलाव आया नहीं, तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये आपके लिए नुकसान देगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम कविता बिश्नोई है। हमारे साथ अंता मांगरोल विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार और राजस्थान के चर्चित नेता नरेश मीणा है। तो सर, कल हमने आपका जो रैली थी उसमें देखा कि आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल, आपके राजेंद्र गुड़ा जी, आपके आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और इस क्षेत्र के सभी जाति और जो धर्म के नेता थे वो एक मंच पर आए। और एक जिक्र जो बार बार किया जा रहा था राजस्थान में तीसरे फ्रंट का, तो क्या ये अब जो तीसरा फ्रंट है, और कल जो हमने भीड़ भी देखी और लोगों में जो जोश देखा, तो ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा आने वाले टाइम में? बिल्कुल बनेगा। उसका श्री गणेश कल अंता की धरती से हुआ है, जहाँ राजेंद्र जी गुड़ा साहब, अतुल जी प्रधान साहब, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, एसडीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एसडीपीआई के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो सारे लोग मंच पे थे और सबका कल भाषण हुआ, लोगों ने उनको पसंद किया और ये श्री गणेश अंता से हो गया है। और अंता का चुनाव अभी सेमीफाइनल है, फाइनल 2028 का रहेगा। अगर नरेश मीणा यहाँ से जीत कर जाता है तो ये समझिए कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा मजबूत होगा। हनुमान बेनीवाल जी, आम आदमी पार्टी और सभी जो कांग्रेस बीजेपी से इतर सोचते हैं वो सब लोग मजबूत होंगे। आप अपने इंटरव्यू में पहले भी एक चाहत बयां कर चुके हैं कि आप खुद को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, तो क्या ये तीसरा फ्रंट जो है, आपको लग रहा है कि इससे आपको चांस मिलेगा? देखिए, मैं जूनियर हूँ, मेरे से सीनियर भाई हनुमान जी बेनीवाल है, मेरे से सीनियर सचिन जी पायलट साहब हैं। मैं इन दोनों को बहुत पसंद करता हूँ, किरण लाल जी को पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बीजेपी में कभी मौका मिलेगा उनको, क्योंकि बीजेपी ने तो उनको ढंग का मंत्री नहीं बनाया। पायलट साहब की स्थिति भी मुझे ऐसी लगती है कि जिस तरह से इनको साथ 2018 में धोखा किया था, हो सकता है उनके साथ भी कांग्रेस पार्टी 2028 में भी धोखा करेगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में लामबंदी हो रही है और जिस तरह से डोटासरा जी को गहलोत साहब और सारे लोग मदद करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है शायद पायलट साहब को भी ये लोग दरकिनार कर दे। और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि इस बार मुझे लगता है कि पायलट साहब भी अब ज्यादा सब्र नहीं कर पाएंगे, धैर्य उनका भी टूट जाएगा, क्योंकि 18 में नहीं बनने दिया, 23 में मौका नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता अगर इस बार भी अगर पायलट साहब के साथ धोखा किया कांग्रेस ने, तो हो सकता है वो भी जिस दिन कांग्रेस को छोड़ देंगे उस दिन सत्ता हमारे हाथ में होगी। और मेरे से सीनियर हनुमान जी भाई साहब पायलट साहब है, पहले वो मुख्यमंत्री बने, मैं तो 10 साल बाद में बन जाऊंगा। आपने जिक्र किया पायलट साहब का। पायलट साहब को कांग्रेस का हम युवा नेता की सूची में रखते हैं। आप भी युवा नेता हैं, आपने भी अपनी शुरुआत राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है ना, और आपने कांग्रेस से बार बार टिकट मांगी, आपको टिकट नहीं मिली। इसी का परिणाम है कि आप निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो नेशनल पार्टियां हैं वो युवाओं को मौका नहीं देती, या आपको टिकट नहीं मिलने का आप कारण देखते हैं कि कांग्रेस का ग्रुपिज्म या जातिगत समीकरण ऐसे थे? देखिए, राहुल गांधी जहाँ जातीय जनगणना की बात करते हैं, जहाँ रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे उनका कुछ विजन धरातल पे नहीं आता। वो केवल वहाँ ऑफिशियली बैठ के और जो लोग कह देते हैं वो बोलते हैं। मैंने देखा है, आज आप हाड़ौती में देख लो, हाड़ौती में कांग्रेस को कौन चला रहा है? हाड़ौती में कांग्रेस को चला रहा शांति धारीवाल, हाड़ौती में कांग्रेस को चला रहा प्रमोद जनपाया, और एक किसान नेता जो बीजेपी छोड़ के, जो बहुत दमदार और नेता थे, किसान नेता और बहुत बड़े नेता है हाड़ौती के, प्रहलाद गुंजल, उनको अभी भी साइड किया हुआ है। उनको क्या नाम से चुनाव हरा दिया गया कांग्रेस में सारे लोगों ने मिलके। अगर प्रहलाद गुंजल को कमान दे दे हाड़ौती की कांग्रेस पार्टी, धारीवाल को और प्रमोद जन भाया को अगर पार्टी निकाल दे, तब तो समझा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी वाकई में किसानों के और जो जाति जनगणना की बात है उनको मौका देती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भी गुंजल साहब के भी उसी तरह से होगा जैसे वो होता आ रहा है। पहले बीजेपी में तब भी धोखा हुआ और अभी कांग्रेस में भी धोखा हो रहा है। मेरे साथ 4 बार टिकट मांगा मैंने, और अगर
4 ही बार मैंने दिखाया कि मेरे पास ताकत थी, फिर भी मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। और कांग्रेस में ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ राजस्थान में और देश में जो राहुल गांधी के अलावा जो कांग्रेस में लोग काम कर रहे हैं वो खुद के हितों के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के हितों के लिए काम नहीं करते। यही कारण है कि डोटासरा और रंधावा दोनों ने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें चांदना है, और ये लोग सचिन पायलट को कमजोर करने में लगे आपको हुए क्या लगता है कि ये कांग्रेस का जो ग्रुपिज्म है हम देख रहे हैं, तो यही एक बड़ा कारण है कांग्रेस का वीक होने का बार बार? हैं। देखिए, कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग ऐसे वैचारिक लोग हैं जो किसान विरोधी है, जो बहुजन विरोधी है, जो दलित विरोधी मानिए, उनको आदिवासी विरोधी मानिए, और वो लोग कांग्रेस में रहते हैं। लेकिन वो जानते हैं, वो कांग्रेस में रहने, जैसे प्रमोद जन भाया है, प्रमोद जन भाया को यहाँ सबसे ज्यादा वोट दलित और मुस्लिम देते हैं, आदिवासी मीना समाज देता है, भील समाज, शहरी समाज, लेकिन उसने आज दिन तक दलित समाज और आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया। मैं इतना देख रहा हूँ, कहीं भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मुझे मूर्ति नजर नहीं आई पूरे अंता विधानसभा में, कहीं भी कोई दलित बच्चों के लिए कोई लाइब्रेरी नजर नहीं आई। इसी तरह से आदिवासी समाज का ले लो, इसी तरह मुस्लिम समुदाय का। मैं कल गया, बच्चे मुझे मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे बड़ी संख्या मुस्लिम बच्चे मिले। आपकी वीडियो भी वायरल हुई। जी जी। तो मदरसा में जो मास्टर टीचर है वो परमानेंट नहीं है। मुस्लिम समाज जो बेचारा जिनके पास जमीन जायदाद कम है, खेती बाड़ी कम है, गरीब है, और उनके साथ भेदभाव होता है। उनकी जब भी कोई मामला आता है तो कांग्रेस वाले जब उनको केवल वोट बैंक मांगते हैं, उनके साथ शामिल नहीं होते। मैंने देखा 2-3 गाँव में मैं गया हूँ, चेलडिया है, एक बालदड़ा है, वहाँ पर मुस्लिम समुदाय बाढ़ आती है, बालदड़ा में मुस्लिम समुदाय के घर डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उनको जमीनें डूब गई, मुआवजा नहीं मिल रहा। ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये केवल वोट लेने के लिए बने हैं और उसके बाद कुछ नहीं करते। ऐसे में आपने बहुजन और आदिवासी समुदाय की बात की, मुस्लिम समुदाय की बात की। कल हनुमान बेनीवाल ने भी अपने मंच से कहा था कि जो हम तो ब्राह्मणों के अभी सोचते हैं, और अगर हम आर्थिक आधार पर अगर बात हो तो हम तो उनका भी पक्ष रखते हैं कि आरक्षण उनके लिए हो। लेकिन जब हम अपने भारत की बात करें तो बहुत सालों से हमारे देश में आरक्षण लागू है ना, और सावित्रीबाई फुले से लेके अब तक हम जो जातिगत भेदभाव है ना, जो अनटचेबिलिटी है, इसके खिलाफ इतने सालों से जंग जारी है। और जब हम ग्रामीण परिवेश में आते हैं तो हम देखते हैं कि इतना सब कुछ, इतनी सारी डिस्कशंस, आरक्षण, और सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसके ऊपर अपने बड़े बड़े मंचों से बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, वो बदलाव आया नहीं है। सच्चाई है, एक बहुत आड़ोती की बहुत राजनीति में है। जिस तरह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में टीएसपी घोषित है, उनका जो विकास हुआ, वहाँ नौकरियां भी लगी है लोगों की। हमारे यहाँ 12 आड़ोती में 12 जिले में किशनगंज एक सेरिया बेल्ट है, वहाँ के सेरिया भाइयों को टीएसपी में ले रखा है, जिसके कारण से वो लोग नौकरियां भी लगे, उनके मकान भी पक्के हुए हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोटा, बारा, बूंदी, जलावा में बहुत बड़ी संख्या भील समाज की है, बहुत बड़ी संख्या किशनगंज आबाद के अलावा सेरिया समाज अंता में, अटरू में, बारा में, छबड़ा में, मांगरोल में, मनोर थाना में, सब जगह है। लेकिन वहाँ एक भी नौकरी नहीं है, उनके घर आज भी कच्चे हैं। अभी मैंने जब पिपलौदी का मामला हुआ तो बच्चे मरे थे, तब भी वो 5 बकरियों में लेके धरने पे बैठा, तब मैंने ये मुद्दा उठाया था कि अगर मैं राजनीति में पावरफुल होता हूँ और मैं कहीं आता हूँ तो मैं इनके लिए आंदोलन करूंगा और सबको टीएसपी में जोड़ूंगा। इसका क्या कारण मानते हैं कि ये क्षेत्र इतना पिछड़ा कैसे रह गया? उसका कारण यही है कि यहाँ पर जो लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो व्यापारी सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने राजनीति को केवल पैसा कमाने का एक जरिया मान लिया, चाहे ओम बिरला हो, चाहे शांति धारीवाल हो, चाहे प्रमोद जैन भाया हो, चाहे प्रताप सिंह सिंघवी हो, और ये चारों मिलकर काम करते हैं। अभी प्रमोद जैन भाया की वाइफ जिला प्रमुख का चुनाव लड़ी, उसके वोट आए थे 12, और बीजेपी वाले प्रियंका शर्मा के वोट थे 13। उसके बावजूद प्रताप सिंह सिंघवी ने एक वोट क्रॉस करा के प्रमोद जैन भाया की घरवाली को जिला प्रमुख बनाया। प्रमोद जैन भाया पे कई मुकदमे हैं, कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सब दुनिया जानती है। उसके बाद भी उसके घर डीसीबीआई नहीं आई, क्योंकि डीसीबीआई प्रताप सिंह खजरा उसके घर चली जाती है, विपक्ष के सब नेताओं के पास जाती है। लेकिन प्रमोद जैन भाया की डीसीबीआई क्यों नहीं आई? प्रमोद जैन भाया पे 18 मुकदमे दर्ज है, वो जेल क्यों नहीं गया? वो जेल। और कंवरलाल मीणा, बहुत सारे विधायकों पे जो सजा हुई उनको जेल मिल गई और उनकी विधायकी नहीं गई, वो विधायक है, लेकिन कंवरलाल मीणा को विधायक से हटा दिया गया। इसलिए उनको पता नहीं था कि नरेश मीणा चुनाव लड़ेगा, उनको दिया था। बिरला जी जानते थे कि कंवरलाल जेल जाते चुनाव होगा और प्रमोद जैन भाया एमएलए बन जाएगा, इसके जो मुकदमे वो शुरू, इसलिए वो कंवरलाल को भेजा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वसुंधरा जी यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री रही, भजनलाल जी बार-बार आ रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि आज भी पर्दे के पीछे ओम बिरला की पूरी टीम प्रमोद जैन भाया के साथ खड़ी है, वसुंधरा जी मोरपल के साथ खड़ी है, और भजनलाल जी जिसको ये दोनों ही खत्म करना चाह रहे हैं, जिनको अस्थायी करना चाह रहे हैं वसुंधरा जी और ओम बिरला जी। मैं भजनलाल जी से निवेदन करूंगा
कि आप ज़्यादा जोर ना निकालें, इन दोनों का इलाज मैं कर दूंगा। वसुंधरा जी को वापस धौलपुर भेज दूंगा, बिरला जी को घर बिठा दूंगा और आपको सेव कर दूंगा। आपको बीजेपी में जो कहते नहीं है कि अभी मेरे को लगता है कि बिरला जी तो ऐसे चाहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, भजन लाल जी उनके बिल्कुल गुलाम बन के रहे उनके। लेकिन मैं अभी मेरा जो मामला हुआ था समरावता वाला, जब मैं जेल में था तो मेरे पिताजी ने, भजन लाल जी ने टेबल पे मेरे पिताजी से बात की, समझौता हुआ। भजन लाल जी ने मेरी मदद भी की थी, लेकिन उसमें भी ओम बिरला रोड़े बना। और एक जो था जबान देना, मुख्यमंत्री जी ने मुझे जबान दी थी और उसके बावजूद भी ओम बिरला ने उसमें गड़बड़ की। फिर बाद में जब मैं छूट गया, उसके बाद ओम बिरला जी ने मेरे जमानत कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशन लगवा दी कि मुझे वापस जेल डाला जाए। तो ये इस तरह का काम करता है। प्रमोद जैन भाई, आप पुराने यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और आपके जो बीजेपी के हैं मोरपाल सुमन, वसुंधरा राजे खुद उनके लिए कैंपेनिंग कर रही है, मैदान में है, और दोनों यहाँ के पुराने लीडर्स हैं। तो आप उन दोनों को कितना बड़ा चुनौती मान रहे हैं? और अब तो सीएम भजन लाल भी आ चुके हैं यहाँ। कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। जनता चुनाव लड़ रही है। जो वोट देने वाला है जब खुद चुनाव लड़ने लग जाए तो मुझे नहीं लगता कोई चुनौती है। वसुंधरा जी यहाँ बार बार गांव में घूम के कह रही है कि आपका मोरपाल लोकल है। वसुंधरा जी, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। आप ग्वालियर की बेटी, धौलपुर की महारानी, एक वोट आपका है, एक वोट आपके बेटे दुष्यंत का है, पर आप यहाँ लोकल का नारा दे रही हो। यही लोकल का नारा नरेश मीणा 2029 में लोकसभा चुनाव, आम चुनाव होंगे, उसमें लगाएगा। यही इसी 12 झालावाड़ का बेटा, कोई धाकड़ समाज का बेटे को चुनाव लड़ाएंगे हम आपके सामने, और फिर कहेंगे ये धाकड़ समाज का किसान का बेटा है, ये लोकल है, ये वसुंधरा राजे, वही वसुंधरा राजे है जिनके परिवार वालों ने झांसी की रानी को धोखा देकर उसको मरवाया था और यहाँ क्या राज कर रही है। और ये वही वसुंधरा है जिसने पिपलोदी में बच्चे मर गए थे, उनको मुआवजे के नाम पर 5 बकरियां दी है, 5 बकरियां दी है। यही वो वसुंधरा राजे सिंधिया है जो अभी वोट मांग रही है। उससे मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतना प्रयास आपको नहीं करना पड़ता वोटों के लिए, आपको गली गली में नहीं ढोलना पड़ता। अगर हाड़ौती के किसानों का फसल बीमा का पैसा, जो बरसात में फसलें चौपट हुई, उनका फसल बीमा का पैसा दिला देती तो आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। आपको जो हाड़ौती का जो किसान है, जो खाद के लिए लाइन में लग रहा है, इनको अटैचमेंट के साथ खाद मिल रहा है, अगर आप ये खाद इनको दिला देती टाइम पे तो वसुंधरा जी आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वसुंधरा जी आपको अगर मांग रोड से लेकर 12 का रोड आप बना देती, 2 बार मुख्यमंत्री रही, वो रोड खुदा पड़ा है, उसको बनवा देती तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वसुंधरा जी आपको अंता में, जो आपका बेटा सांसद है यहाँ से 10 बार से 5 बार से, अंता में बस स्टैंड नहीं है, वो बस स्टैंड आपको बनवाना चाहिए था, तब आपको जनता से वोट मांगना चाहिए था। विपक्ष आपके गुस्से को लेकर मुद्दा बनाता है और आपका गुस्सा पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ये आपका जो, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये आपके लिए नुकसान देगा आपको इस चुनाव में? बिल्कुल नहीं देगा, 1% भी नहीं देगा। गुस्सा मेरा जब भी आता है तो मेरे अपने लोगों पे वो जानते हैं मुझे, और कई बार अनुशासन बनाए रखने के लिए गुस्सा जाहिर करना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ यूथ है, इनमें इतना जोश रहता है, इतनी उमंग रहती है कि हर आदमी तो मंच पे चढ़ना चाहेगा। कहीं सभा होगी तो सारे लोग मंच के नजदीक आ जाएंगे। और कल भी मेरी सभा में वो जो लाइव था वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, मंच को बड़ा मुश्किल से संभाल पा रहे थे। नहीं तो आपने देखा होगा बाकी नेताओं के क्या रहता है, बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, नेता शांत बैठे रहते हैं, जनता शांत बैठे रहती है। लेकिन जनता भी उनके ऐसे आती है जो उनमें कोई जोश तो होता नहीं, वो कल आते हैं, सुन लिया, और कई मैंने तो यहाँ भाया के जो आती है वो तो पैसों में आती है, पैसा दे के बुलाते हैं, तो इसलिए। लेकिन सब लोग जानते हैं मेरा गुस्सा जो है वो वैसे ही है, मतलब प्यार भरा गुस्सा है वो। आपके जब हम जितने कस्बे हैं या शहरों की तरफ जाते हैं तो वहाँ सड़कों के ऊपर धान पड़ा हुआ है, मंडियों में धान पड़ा हुआ है। हमने बहुत सारे किसानों से बात की तो बोल रहे हैं कि उनका धान बिक नहीं रहा है, उन्हें डीएपी नहीं मिल रही है। और आप अपने भाषणों में भी बार बार ग्रामीण परिवेश की और किसानों की बातें कर रहे हैं। तो आप इनके लिए ये जो सारी समस्याएं हैं हमारी किसान वर्ग की, इनको कैसे हल करेंगे? देखिए, मैं अभी नंगे पैर हूँ इसलिए हूँ, जिस दिन इन धन्ना सेठों को, बिरला, धारीवाल हो, बायार, इनको विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा, इनकी जगह किसानों को रिप्लेस करके किसानों के बेटों को बिठा दूंगा राजनीति में, उस दिन चप्पल जूते पहनूंगा चाहे आजीवन रहूं, पहला। दूसरा, अगर मैं एमएलए बन गया तो जैसे नंगे पैर आज घूम रहा हूँ गाड़ी में, मैं नंगे पैर एक बार पूरी विधानसभा में घूमूंगा, पैदल गाँव में जाऊंगा, गाँव की समस्याएं सुनूंगा और समस्याओं को हल करूंगा। इसके अलावा सड़क पे लड़ने की जरूरत पड़ी तो सड़क पे लड़ूंगा, विधानसभा में लड़ने की जरूरत पड़ी तो विधानसभा में लड़ूंगा। एक यहाँ आपने देखा होगा, आप यहाँ हाड़ौती में घूम रहे होंगे, हाड़ौती में सारी गायियां और सड़कों पे होती है। मैं चाहूंगा, और वो कई बार एक्सीडेंट होते हैं, गाय भी मरती है और उससे कई जनानी भी होती है। मैं जब विधानसभा में जाऊंगा तो ये मुद्दा उठाऊंगा कि भजन लाल जी और बीजेपी सरकार जो धर्म की बात करती है, जो गाय को गौ माता का वो करती है, उससे मैं कहूंगा कि भाई आप कानून बनाए ताकि गौ माता सड़क पे नजर नहीं आए, गौ माता कहीं खेतों में नुकसान करती हुई नजर नहीं आए, और
गौ माता जो है उसकी रक्षा हो, उनके लिए गौशालाएं बने और उनकी सेफ्टी हो। जब हम ये हाड़ौती बेल्ट की बात करते हैं और आपका 12 जिला है, यहाँ की खेती की जमीन बहुत उपजाऊ है। Yes, yes. लेकिन यहाँ के किसान काली मिट्टी है, यहाँ पे सारी फसलें होती है, इवन बागवानी भी होती है, लेकिन अफीम होती है। हाँ जी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के किसान बहुत पिछड़े हैं। आप इसका क्या कारण देखते हैं? देखिए, यहाँ का किसान अभी जागरूक नहीं था। पहली बार है जो इनमें किसान क्रांति आई है, जागरूक होने लगे हैं। मैं इनको यही कह रहा हूँ कि आप अब खेत तो जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा है, खेत की लिमिट घट रही है, जमीन कम हो रही है। मैंने देखा रेगिस्तान में जहाँ खेती नहीं है वहाँ भी कच्चा मकान नहीं मिलता, वहाँ भी रहन सहन बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि खेती इतनी अच्छी होने के बावजूद भी बेचारे चेहरे पे एक निराशापन है, होपलेस है, कोई आशा की किरण नहीं आ रही। अब मैं चाहता हूँ कि खेतों से निकल के सड़क बनाने का ही काम करे, फैक्ट्री खोलने का ही काम करे, काम धंधों से जुड़े, एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके नौकरियां प्राप्त करे। और वो तभी संभव है जब राजनीतिक शक्ति हमारे हाथ में आ जाए। जब राजनीतिक शक्ति हमारे हाथ में आ जाएगी तो कोई ठेकेदारी करना चाहेगा तो उसको सरकारी दफ्तरों में मदद मिले किसानों के बच्चों को, ताकि उनके बिल नहीं रुके, उनको कहीं रिश्वत नहीं देनी पड़े। और यहाँ भ्रष्टाचार भयंकर फैला हुआ है, हाड़ौती में से ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। यहाँ एसीबी कोई कार्रवाई नहीं करती। यहाँ एसीबी का एडिशनल एसपी झालावाड़ में जो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगाया गया, वो खुद ही भ्रष्टाचार में पकड़ा गया था, सवाई माधोपुर में भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। तो यहाँ इस तरह के हालात लोग जागरूक नहीं है। लेकिन अब मैं जैसे पिछले कई दिनों से 2020 में मैं एक्टिव हुआ था और लोगों को जगा रहा था, अब लोग जाग रहे हैं। ये तो बात होगी किसानों की। जब हम शहरों में जाते हैं तो उनमें ये है कि अगर नरेश मीणा जीतते हैं तो इनके साथ के जो लोग हैं वो बदमाशी करेंगे, या शायद उनका तालमेल जो शहरी वर्ग है उनके साथ अच्छा नहीं रहेगा। इसके ऊपर देखो बहन जी, मेरा जो चुनाव है और ये मेरे वर्ग से थोड़ा सा रहता है कि लड़ने वाला वर्ग है, लेकिन मैंने अभी बड़ा शालीनता से, सौम्यता से हाथ जोड़ के समाज लोगों से वोट मांग रहा है। और मैं हर जगह कह रहा हूँ, जहाँ समाज की मीटिंग में मैं जाता हूँ, समाज के गाँव में जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि जिस तरह से मुझे सर्व समाज ने साथ दिया, व्यापारियों ने साथ दे रहे, शहरी लोग मेरा साथ दे रहे हैं, आपको भी इनका एहसान मानना पड़ेगा, आपको समावेशी बनना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जिन लोगों ने हमें वोट दे रहे हैं उनका एहसान मानते हुए आपको, और इस चुनाव से अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे समाज में भी बड़ी पॉजिटिवनेस आएगी। अभी तक मेरा समाज भी ये समझता है, जैसे मुस्लिम समाज को ये लगता है कि हमें लोग दूर का मानते हैं, मतलब जो हिंदू समाज है वो हमें गले नहीं लगाते, मतलब थोड़ा वो मानते हैं। ऐसे मेरा भेदभाव मानते हैं। ऐसे मीणा समाज भी अपने आप को मानता है कि यार हम कितने अच्छे हों लेकिन हमें साथ नहीं मिल पाता। उसका एक फ्रस्ट्रेशन का ये भी कारण है। लेकिन जब मुझे साथ मिल रहा है तो मीणा समाज बहुत खुश है कि नरेश को ब्राह्मण समाज वोट दे रहा है, राजपूत समाज वोट दे रहा है, छत्तीस को बनिया समाज वोट दे रहा है, सोनी समाज वोट दे रहा है, तो वो खुश हो रहा है। और खुश हो रहा है तो जब वो खुश होंगे तो जब आदमी उनको पता लगेगा हमने हमारी मदद की, तो वो भी सब लोगों से मिलकर रहेगा, मीठा बनेगा, व्यवहार में चेंज करेगा। वो जो चाय की थोड़ी जो बातें करते हैं अब नहीं करेंगे, अब वो सबको धन्यवाद देंगे। आखिरी सवाल, अगर आप यहाँ से निर्दलीय विधायक जीत जाते हैं तो अंता मांगरोल और इस क्षेत्र के लिए आपका क्या रोड मैप होगा? भ्रष्टाचार मुक्त अंता होगा, 1% भ्रष्टाचार नहीं होगा, फसल बीमा का पैसा दिलाया जाएगा, खाद की किल्लत जो हर साल इस समय आती है उसको परमानेंट उसका हल कराएंगे, अंता में बस स्टैंड, मांगरोल से 12 की सड़क, मदरसे में जो टीचर है उनको परमानेंट, बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग खोलने का प्रयास किया जाएगा, और गौ माता की रक्षा के लिए काम करेंगे। दलित बस्तियां हैं उनमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के साथ साथ लाइब्रेरी खोलेंगे। यहाँ धार्मिक आस्था बहुत है लोगों की, और जैसे देव महाराज के मंदिर है, जैसे रामदेव जी के मंदिर है, ऐसे तमाम जो मंदिर है, गाँव में गरीब लोग हैं जो छोटे छोटे मंदिर है, उनकी भी सही से निर्माण कार्य, उन पे बाउंड्रियाँ और उनको सुव्यवस्थित करने का काम भी मैं करूँगा। इसके अलावा कुछ 50 गांव ऐसे हैं जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, जो डैम बन रहा है राजमहल गांव, उस डूब क्षेत्र के गांवों में मुआवजा में भेदभाव किया जा रहा है। नदी के उधर तो 11 लाख, इधर 5 लाख, उनको 11-11 लाख रुपए दिलवाए जाएंगे। खेतों में रास्ते, शमशान घाटों के रास्ते बंद है, खेतों के रास्ते बंद है, उनमें सब में ग्रेवल डलाकर या सीसी बनाकर जैसे भी होगा उन रास्तों को सही किया जाएगा, क्योंकि यहाँ किसान को खेतों में बरसात के समय बहुत दिक्कत आती है। उन सारे रास्तों को हम ठीक करेंगे और फिर गाँव में जो भी समस्या मिलेगी, एक छोटी छोटी समस्या, उनको दूर करने का प्रयास नरेश मीणा करेगा। तो ये थे हमारे साथ नरेश मीणा। इस बातचीत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।